Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about history taking points in gynecology. Gynecology के पेशेंट की आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है, सारे पॉइंट्स वन टू ऑल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने वही पैटर्न फॉलो करना होता है कि पेशेंट की राइट साइड से अप्रोच करके उसको इंट्रोडक्शन करवाना है, उससे कंसेंट लेनी है। वो तो सब चीज़ों में जनरल होता है, तो मैं इसमें स्पेसिफिक आपको गायनी की हिस्ट्री के पॉइंट बताऊंगा। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में जो है सबसे पहले आपने पेशेंट का इंट्रोडक्शन लिखना है। इसमें पर्सनल डाटा आ जाता है। पर्सनल डाटा में नेम, वाइफ ऑफ मतलब उसके हस्बैंड का नेम इसके आगे लिखना है, या डॉटर ऑफ उसके फादर का नाम लिखना है इसके आगे। पेशेंट की एज कितनी है, एजुकेशन क्या है, बिल्कुल अगर स्कूल नहीं पढ़ी हुई तो इसमें आप लिख सकते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स लिख सकते हैं। इसमें ये लिख सकते हैं हैविंग नो फॉर्मल एजुकेशन, या हैविंग बेसिक एजुकेशन, हैविंग बेसिक रिलीजियस एजुकेशन। तो इस तरह आप उससे उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अगर उसके पास कोई डिग्री है, कोई एफए की, मैट्रिक की, तो वो लिख सकते मिडल की, तो इसके आगे आप लिख सकते हैं एजुकेशन क्या है। उसके बाद प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, कोई वर्किंग वूमेन है उसका प्रोफेशन पूछ लेना है, कोई मेड हाउस मेड है या कोई वैसी लेबरर है तो उसका आपने ऑक्यूपेशन भी उसके आगे लिख लेना है। या अगर कुछ भी नहीं करती, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑब्स और गायनी के पॉइंट्स कुछ लिखने हैं। उसमें यह है कि पहला पॉइंट आपने ये पूछना है टाइम सिंस मैरिज, मैरिज को कितना अर्सा हो गया है। इससे इसको आपने लिखना है इस तरह है मैरिड फॉर लिख के आगे ईयर्स लिखने। उसके बाद पैरिटी में आपने ये पूछना होता है कि आपके कितने बच्चे हैं। गायनी के पेशेंट है तो इसमें आपने ऑब्स वाली हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने पैरिटी में आप ये पूछना है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो कितने बच्चे पैदा हुए हैं आपके, मतलब जिनकी बर्थ के बाद पैदा होकर बेशक फौत हो जाएं, तो आपने उनसे ये पूछना है कि आपके कितने बच्चे पैदा हुए हैं। तो इस तरह आपने उनसे पूछ लेना है। उसके बाद लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उससे पूछ लेना है, और या लास्ट चाइल्ड बर्थ पूछ लेनी है। आखिरी बच्चा कब पैदा हुआ, या आखिरी दफ़ा आपको माहवारी कब आई। अगर मीनोपॉज पेशेंट है तो उससे पूछ लेना है कि उससे भी यही पूछना है कि आखिरी आपको माहवारी कब आई, कितने साल पहले आई, कितने, तो वो आपको बता देगा। और उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन में आपने लिखना है, पूछना है कि रेजिडेंट ऑफ, उसकी रिहाइश पूछनी है कहाँ से आया पेशेंट। और उसके बाद एडमिशन थ्रू के एमरजेंसी के थ्रू एडमिशन हुआ है, या सीधा आउटडोर में आए थे, वहाँ से उन्होंने वार्ड में एडमिट किया। तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डेट आपने पूछ लेनी किस डेट को एडमिट हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब जो सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, और उसके साथ साथ आपने ड्यूरेशन भी लिखना होता है। मिसाल के तौर पे 3 दिन पहले जो है ब्लीडिंग शुरू हो गई, वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना उसमें कोई और, जो पहले 3 दिन पहले मिसाल के तौर पर डिस्चार्ज शुरू हुआ कुछ, उसके 2 दिन पहले ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। तो इस तरह आपने उसके बाद 1 दिन बाद फीवर हो गया, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने होते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ आपने पूछनी होती हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ के साथ पेशेंट आ सकता है। वजाइनल डिस्चार्ज के साथ पेशेंट आ सकता है आपके पास। सब फर्टिलिटी का पेशेंट आ सकता है। यूरोगाइनोकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ पेशेंट आ सकता है। लोअर एब्डोमेन पेन के साथ पेशेंट आ सकता है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ आ सकता है। एब्डोमिनल मैस के साथ आ सकता है। मिसकैरेज के साथ आ सकता है। तो आपने जो भी जिस भी प्रॉब्लम के साथ आपके पास ये पेशेंट आएगा, उसके साथ आपने उसको तो पूछना ही पूछना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने बाकी ये सारे पॉइंट्स भी रूल आउट कर लेने कि कहीं इसके साथ एसोसिएटेड, मिसाल के तौर पर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ पेशेंट आ रहा है तो उसके लोअर एब्डोमेन पेन भी हो सकता है, और उसको साथ जो है एब्डोमिनल मैस भी हो सकता है, उसका प्रीवियस कोई मिसकैरेज भी हुआ हो सकता है। तो ये आपने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे लाजमी पूछ लेने हैं। तो मतलब कोई आपको एक कंप्लेंट बताएगा
तो आपने बाकी सारी कंप्लेंट्स भी पूछनी है। हो सकता है उसको कोई एक से ज़्यादा कंप्लेंट्स हो, वो सिर्फ एक कंप्लेंट के साथ एक कंप्लेंट आपको बता रहा हो, बाकी कंप्लेंट्स ना बता रहा हो। तो ये सारे आपने पॉइंट रूल आउट करने हैं। उसके बाद HOPI, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या प्रेजेंटिंग इलनेस, उसमें जो है आपने क्या कुछ पूछना होता है। जो भी आपको कंप्लेंट बताएगा, मिसाल के तौर पे आपको उसने बताया कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, या उसने आपको बताया कि वजाइनल डिस्चार्ज है या वजाइनल ब्लीडिंग है, उसमें आपने पूछना है वजाइनल डिस्चार्ज का ऑनसेट क्या है। OD पैरा जो आपने निमोनिक याद रखा होगा हिस्ट्री का, OD पैरा, तो उसमें वही ऑनसेट पूछते हैं, कितने से आपको वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब अचानक शुरू हुआ, ऑनसेट कैसा था उसका, अचानक शुरू हुआ या पहले थोड़ा थोड़ा था फिर ज़्यादा हुआ। प्रोग्रेशन में आपको पता है क्या ऐसा ऐसा बड़ा है या शुरू से जितना आ रहा है उतना ही है। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, एसोसिएटेड सिम्टम में उससे आप पूछ सकते हैं आपको बुखार तो नहीं है, आपको उसके अलावा कोई जिस्म में बॉडी एक तो नहीं है, जिस्म में दर्द तो नहीं है। तो इस तरह जो भी आपके केस से रिलेटेड आपने सारे पॉइंट पूछने हैं। और रिलीविंग फैक्टर्स, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, किन फैक्टर्स की वजह से रिलीव हो जाता है, डिस्चार्ज कम हो जाता है, किसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है। तो कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, या इस तरह की और भी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद जो है रिस्क फैक्टर्स, मतलब आपके जहन में बीमारी आ रही है, अगर कोई एक मसला मिसाल के तौर पर वजाइनल डिस्चार्ज को हम ले लेते हैं, तो इसकी वजह से कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, आप पूछ सकते हैं कि उसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट फेंट हो सकता है, या और भी जो भी आपका केस है उसके अकॉर्डिंग। रूल आउट DDs, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारे जो लिखे हुए प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में, ये आपने रूल आउट कर लेने हैं। उसके अलामतें पूछ के, अच्छा आपको कोई पेट में तो जो आपके मतलब उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अकॉर्डिंग आपके जहन में जो डायग्नोसिस बन रहे हैं 2-3, वो आपने सारे रूल आउट करने हैं। उसके बाद मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। मिसकैरेज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एब्डोमिनल मास के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पेट में कोई चीज़ महसूस तो नहीं होती, तो आपको मीन्स इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इस तरह के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेंसेस के दरमियान माहवारी के दौरान खून तो नहीं आता, आप अगर माहवारी आपकी बंद हो गई है तो उसके बाद तो खून नहीं आता, तो उससे आप जो है ना अपने डायग्नोसिस के करीब जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस पूछ सकते हैं, मतलब आपको जो मसला है इसकी वजह से आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई, आप उसकी ज़बान में, मरीज़ की ज़बान में। अच्छा, उसके बाद जब आप जो आए हैं मतलब इस मसले के लिए आपने पहले कोई टेस्ट वगैरह करवाए, वर्कअप इन्वेस्टिगेशन, इस मसले के लिए आपने किसी को चेक करवाया हो या टेस्ट करवाया हो, या इस मसले के लिए आपने कोई दवाई ली हो, कोई ट्रीटमेंट लिया हो किसी डॉक्टर से, और जो ट्रीटमेंट लिया है तो उसका कोई इफ़ेक्ट हुआ है आपके ऊपर, ये मसला ठीक हुआ है, बेहतर हुआ है, ये ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके बाद वर्कअप, मतलब यहाँ पे पेशेंट जो आया है उसके साथ क्या हॉस्पिटल में क्या कुछ उसके साथ हो चुका है, और डॉक्टर्स ने आके उसके लिए क्या प्लान बताया है, और डॉक्टर ने जो प्लान बताया है उसके साथ उस पेशेंट उस बारे में क्या चाहता है कि मैं ऐसा करवा लूँ। डॉक्टर ने फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्टेरेक्टमी बताया कि आप अपनी यूट्रस को निकलवा दें। अब पेशेंट उसके लिए एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये आपने उससे पेशेंट की विश भी पूछ लेनी है। उसके बाद गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में आपने उससे पूछ लेना है एज ऑफ मिनार्की, पहली दफ़ा आपको माहवारी कब आई थी, कितनी उम्र में आई थी, और आपको जो माहवारी का जो पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितने दिन का है। 28 दिन बाद आपको माहवारी आती है, 22 दिन बाद आती है, 25 दिन बाद आती है, 22 से लेके 35 दिन तक जो है माहवारी का जो साइकिल है वो नॉर्मल है। तो इस दौरान इसमें आपने उससे किसी भी दिन का बता सकता है कि मुझे 25 दिन बाद आती है, पेशेंट बता देगी आपको मुझे 28 दिन बाद आती है, मुझे 30 दिन बाद आती है, तो आपने वो नोट कर लेना है। अच्छा, जब माहवारी आती है तो उसका फ्लो बहाव कैसा होता है, बहुत ज़्यादा खून आता है, बहुत थोड़ा आता है, इसको आपने पता है किस तरह लिखना है। इसमें पूछना है इस तरह कि आपको दिन में कितने आप पैड्स इस्तेमाल करती हैं। एक जब आपको माहवारी के 3-4 दिन, हाँ माहवारी में आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये टाइम भी पूछना है, कितने दिन के लिए
20-25 दिन बाद आपको माहवारी जब शुरू होती है तो कितने दिन रहती है, 4 दिन रहती है, 5 दिन रहती है, उसको आपने लिखना फिर इस तरह है कि मिसाल के तौर पे 4 दिन के लिए आ रही है 4/28, तो इस तरह आपने लिख लिया। तो मेंस्ट्रुअल फ़्लो आपने पूछ लेना है कि कितने पैड्स आप इस्तेमाल करती हैं, और पैड्स आपके मुकम्मल भीग जाते हैं या जो है मुकम्मल नहीं भीगते, तो दिन में कितने पैड्स इस्तेमाल, या इसमें आप लिख सकते हैं 2 से 3 सैनिटरी पैड्स पर डे यहाँ पे। तो उसके बाद डिस्मेनोरिया में आपने ये पूछना है कि आपको माहवारी के दौरान कोई दर्द तो नहीं होता, और माहवारी जब हो रही होती है आपको दर्द तो नहीं होता। डिस्पेरोनिया, अच्छा डिस्पेरोनिया ये है कि आपको शोहर से मिलने के दौरान दर्द तो नहीं होता। डिस्पेरोनिया का मतलब इसको कोइटल जो है ना, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान दर्द होना, इसका मतलब ये है। तो आपने उससे पूछना है कि आपको शोहर से मिलने के दौरान दर्द तो नहीं होता। तो उसके बाद जो है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, आपको 2 माहवारियों के दौरान खून तो नहीं आता, खून आता है या नहीं आता, मतलब एक माहवारी 4 दिन रही है, ख़त्म हो गई, उसके बाद अगले जो 25 दिन है उस दौरान आपको खून तो नहीं आता। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग में यही पूछना है कि जब आप शोहर से मिलती हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके बाद आपको खून तो नहीं आता, वहाँ से बच्चे के रास्ते से खून तो नहीं आता। वजाइनल डिस्चार्ज भी आपने ये पूछना है कि आपको बच्चे के रास्ते से कोई चीज़, कोई पानी या कोई खून वगैरह तो नहीं वहाँ से निकलता। तो उसके बाद पैप समीयर के इस तरह पूछना होता है कि आपका कभी कोई ऐसा टेस्ट हुआ है जिसमें आपकी बच्चादानी से कोई सैंपल निकाल के शीशे की स्लाइड के ऊपर या शीशे के टुकड़े के ऊपर रख कर भेजा गया हो। आपकी बच्चादानी से कोई टुकड़ा निकाल के या कोई चीज़ सैंपल निकाल के वो आप शीशे की स्लाइड के ऊपर या शीशे की ट्रे के ऊपर रख के भेजा गया हो, कि आपका इस तरह का कोई टेस्ट हुआ है पहले कभी या नहीं हुआ। ये कैंसर के लिए किया जाता है आमतौर पे। तो उसके बाद आपने ये पूछना है कंट्रासेप्शन के लिए आप जो है बच्चे को रोकने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल तो नहीं करती, कोई कंडम वगैरह या कोई आपने कोई अंदर कोई चीज़ रखवाई हो, बच्चादानी में रखवाते हैं, वो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस रखवाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें आपने ये पूछना है कि आपने अपने हमल को रोकने के लिए कभी कोई तरीका इस्तेमाल किया है, तो आपको बता देगी कि मेल कंडम इस्तेमाल किए हैं, फ़ीमेल कंडम इस्तेमाल किए हैं, या कोई भी ट्यूबल लाइगेशन करवाई हुई है। फैमिली पूरी हो गई है तो उसने ट्यूबल लाइगेशन भी करवा सकती है। तो ये आपने उससे पूछना है। उसके बाद पास्ट ऑब्स हिस्ट्री में आपने क्या कुछ पूछना है कि हर बच्चे की ना, जो जितने बच्चे हैं पहले पूछना है कितने बच्चे हैं, वो पैरिटी में आपने शुरू में पूछा, दोबारा यहाँ पूछ लें कितने बच्चे हैं। तो उसके बाद जो है कितने उसमें मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, और पहला बच्चा किस साल हुआ, कितना अर्सा हो गया पहले बच्चे को हुए, और पहला बच्चा मेल था फीमेल था। उसके बाद कितने गेस्टेशन के कितने वीक्स पर, हमल के कितने हफ्तों बाद वो पैदा हुआ। आमतौर पर पता होता है 9 महीने बाद पैदा हुआ, 9 महीने 10 दिन बाद पैदा हुआ, आमतौर पर पता होता है मरीज़ों को। तो उसके बाद मोड ऑफ़ डिलीवरी, बच्चा किस तरह पैदा हुआ, ऑपरेशन के ज़रिए पैदा हुआ या नॉर्मल हुआ। तो उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लेबर, मतलब ये मैं आपको सारा बता रहा हूँ ना, इसमें फिर जो लिखना किस तरह है वो मैं आपको अलग से बताता हूँ कि केस प्रेजेंट किस तरह करना है। ड्यूरेशन ऑफ लेबर में आपने पूछ लेना है कि कितनी देर का आपको जो दर्द हुआ था, इसका जो है ना दर्द ज़ह इसको कहते हैं, वो उर्दू में तो दर्द ज़ह कहते हैं। तो वरना आप अपने मरीज़ के हिसाब से उसको उसकी ज़बान में उसको समझा दें कितनी देर दर्द रहा था। तो उनको पता होता है कि नॉर्मल कितना है, नॉर्मल कितना होता है, आधा दिन होता है नॉर्मल, कितने घंटे नॉर्मल, तो वो ज़्यादा होगा तो बता देंगे हमें इसमें ज़्यादा हुआ था। तो कॉम्प्लिकेशंस पूछनी है, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो, कोई जो है पेट में दर्द हुआ हो, या उसके अलावा
तबीयत ख़राब हुई हो, अस्पताल दाखिल हो गए हों, या उसके अलावा लेबर के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हैं कि प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है। उसके अलावा कोई एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। और प्योरपीरियम के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन, प्योरपीरियम जो है 40 दिन का, जो बच्चे की पैदाइश से लेके आगे 40 दिन तक का जो पीरियड होता है, जिसको आम ज़बान में चिल्ला भी कहते हैं। तो उस दौरान जब सारे हार्मोन्स वापस आ रहे होते हैं, अपनी सारी चीज़ें नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ आ रही होती हैं, तो उस दौरान कोई आपको मसला तो नहीं हुआ, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर। लेबर के दौरान भी आपने ये पूछना है, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई तबीयत ख़राब हुई हो, तो जो भी आप अपने केस से रेलिवेंट जो है पूछ सकते हैं। आपने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। उसके अलावा वेट ऑफ बेबी, जब वो आपका बच्चा हुआ उसका वज़न कितना था। अच्छा, उसके बाद बच्चा जो मेल था फीमेल था, सेक्स पूछ लेना है। बच्चे की वैक्सीनेशन करवाई थी, सारी वैक्सीनेशन हुई थी या नहीं हुई थी, ये पूछ लेना है। और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी या आर्टिफिशियल मिल्क दिया था, ये भी पूछ लेना है। ये आपने जितने भी बच्चे होंगे उन सारों का पूछ लेना है। और लिखना किस तरह है वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, कि जिसमें आपने केस प्रेजेंट करना है। तो ये सारा हर बच्चे का अलग अलग आपने ये पूछना है। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री में आपने हाइपरटेंशन पूछना है, डायबिटीज़ के बारे में पूछना है कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और शुगर तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, दमा तो नहीं है, और खून की कमी तो नहीं हुई, एनीमिया, दिल का कोई मसला है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हीमोग्लोबिनोपैथीज़, इसमें आप पूछ सकते हैं। हीमोग्लोबिन आपका कभी कम तो नहीं हुआ, या इसकी हीमोग्लोबिनोपैथी तो और भी जो है। हेपेटाइटिस झटकान तो नहीं हुआ, किसी बीमारी दवाई के साथ एलर्जी तो नहीं है आपको, पेनिसिलिन के साथ हो सकती हैं, या और कोई मेडिकेशन पहले कोई जो दवाइयाँ आपने ली हों। और उसके अलावा आपने पूछ लेना है कि ब्रेस्ट मेडिकेशन में आप ये भी पूछ सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर वगैरह है तो कौन सी उसकी दवाइयाँ लेनी हैं। और नेक्स्ट आपने पूछना है ब्रेस्ट, यूट्राइन, सर्वाइकल, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, आपको हुआ तो नहीं कभी, ये वाले कैंसर कभी हुए तो नहीं। तो उसके बाद सर्जिकल हिस्ट्री में ऑपरेशन तो नहीं हुआ कभी आपका, अपेंडेक्टमी, अपेंडिक्स का हुआ हो, कोलिसिस्टेक्टमी, लेप्रोटमी, थायराइड सर्जरी, हर्निया, ये सारे आप ऑपरेशन पूछ सकते हैं। उससे पूछेंगे शायद उसको कोई हुआ हो तो याद आ जाएगा। तो उसके अलावा एक ऑपरेशन तो आपने यहाँ भी पूछ लिया होगा ना, कि पास्ट ऑफ हिस्ट्री में मोड ऑफ डिलीवरी में किसी सेक्शन तो नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद एनेस्थेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है कोई आपको, एनेस्थीसिया की वजह से कोई पहले कोई मसला तो नहीं हुआ, या डॉक्टर ने मना किया हो कि भाई आपने बेहोशी का टीका नहीं लगवाना। तो उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कभी आपने खून किसी को दिया हो या किसी से खून लिया हो, ये आपने पूछ लेना है। फैमिली हिस्ट्री में बोथ हस्बैंड एंड वाइफ की आपने लेनी है, और घर वालों की भी लेनी है। यही हिस्ट्री जो आपको मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, और उसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी पूछ लेना है, हीमोग्लोबिनोपैथीज़, कार्डिक डिजीज़, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आ जाती है मेनली, अस्थमा, दमा, टीबी, कैंसर वही वाले जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ब्रेस्ट, यूट्राइन, सर्वाइकल, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। पर्सनल हिस्ट्री में आपने उससे ये पूछ लेना है। हाँ, ये फैमिली हिस्ट्री में इसी तरह ठीक है। कैंसर अगर पूछा है आपने उससे, तो उससे मिसाल के तौर पे उसने बताया कि मेरी अम्मी को भी कैंसर था ये, तो उसके लिए आपने ये भी पूछना है कि उसके लिए आपने कोई इलाज करवाया था, आपकी अम्मी ने कोई इलाज करवाया था तो उसका क्या आउटकम आया था, कि वो ठीक हो गई थी या फौत हो गई थी। तो ये उससे आपने पूछ लिया, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैंसर बिनाइन था उन्हें या मलिग्नेंट था। तो उसके बाद जो है पर्सनल हिस्ट्री में स्लीप एंड बाउल हैबिट्स, एजुकेशन, नींद आपको सही आती है, आपको जो है पखाना वगैरह सही आता है, कोई इसमें कब्ज़ तो नहीं रहती, ये आप पूछ सकते हैं। एजुकेशन एंड जॉब शुरू में बता दिया आपको किस तरह पूछना है। ड्रग अब्यूज़, आप जो है कोई दवाई तो नहीं मुस्तकिल खाती, या इसमें आपको स्मोकिंग, और ये आप इस तरह पूछ सकते हैं कि वो फीमेल पेशेंट है ना, तो उससे स्मोकिंग आप डायरेक्ट पूछेंगे तो ज़रा ऑकवर्ड सा है। आप उससे इस तरह पूछ सकते हैं कि आपके घर में कोई स्मोकिंग तो नहीं करता।
तो अगर करता है तो ये पैसिव स्मोकर होगी। तो अगर करता है तो उससे आप ये पूछ सकते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग कि आप तो नहीं सिगरेट पीती, या कोई और चीज़, छालियाँ, गुटखा और निस्वार, इस तरह की चीज़ें आप पूछ सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री आपने उससे पूछ लेना है कि आपने यहाँ पे ख़ुद लिखना है कि क्लास उसे तो नहीं पता होगी उसकी कौन सी क्लास है, और आपने क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पूछना है कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग उसमें से कमाते हैं, खावंद का पेशा क्या है, और वो क्या उसकी अर्निंग है, कितनी अर्निंग आती है। मिसाल के दुकानदार है तो महीने का कितना कमा लेते हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, वो आपने यहाँ पे लिखना है। और हाउस उसका जिस घर में रह रहे हैं उसमें कितने कमरे हैं, अपना घर है या किराए का घर है, और उसमें कितने कमरे और कितने लोग रह रहे हैं। इन सारों की बेस पे आपने क्लास उसकी आइडेंटिफाई करनी है। क्लास में आप तीन लिख सकते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। तो मोस्टली जो गवर्नमेंट सेटअप्स में पेशेंट आए होते हैं वो बेचारे लोअर क्लास के ही होते हैं। तो आपने यहाँ पे ये सारा कुछ लिखना है, और केस प्रेजेंट जब आप कर रहे होंगे तो वहाँ आपने सुनाना भी होगा ये। तो ये हो गया हमारी सारी हिस्ट्री टेकिंग इन गायनोकोलॉजी। तो इसके बाद एग्जामिनेशन है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चंस, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ मैंने गलत बता दी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।